हम जेल तोड़ने में कामयाब हो चुके थे। लौरा बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। हम इमारत से अनजान थे, नामालूम वहाँ कितने अफराद मौजूद थे और उनके पास कौन कौन से हथियार थे, क्योंकि मरने मारने का मरहला शुरू हो गया था और उनके हाथ आने का मतलब दर्दनाक मौत होती। लौरा बरहम हुई, इतनी देर लगा दी। उसके वावेले को दरखोर एतना न जानते हुए मैंने पिस्तौल कॉक किया, कोशिश करना किसी की जान जाया ना हो। वो तानाजन हुई, उन तीनों के साथ क्या कर रहे थे? मैंने कहा वो इसी काबिल थे, बाकी किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। उसने मुंह बनाया, मुझे सिर्फ शुक्ला की गर्दन उतारने में दिलचस्पी है। मैंने कहा मुझे शाना बशाना पाओगी। उस पर एहसान धरते हुए मैंने दरवाजे को आहिस्तगी से अंदर की जानिब खींचा। वो कुछ कहने लगी थी, मगर मुझे दरवाजा खोलते देखकर हुनकारा भर कर रह गई। दरवाजे में झर्री करके मैंने बाहर झांका, सामने सामान से आरी कमरा नजर आया। मैं सुर्रत से बोला, चलो। लौरा ने मेरी तकलीद की। वो तरबियत याफ्ता कमांडो और पेशावर स्नाइपर थी, कोई आम लड़की नहीं कि मुझ पर बोझ होती। कमरे के दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने उसे दाहिनी जानिब का ख्याल रखने का इशारा किया। उसने सर हिला दिया था। हमने एक साथ दरवाजे के दोनों पट खोले और सुर्रत से बाहर निकले। दोनों जानिब तवील राहदारी थी। उस तरफ सुर्रत से फैसला करते हुए मैं बाएं जानिब मुड़ गया। लौरा मेरे पीछे हो ली। मैं मुकम्मल सामने की तरफ मुतवज्जे था, जबकि लौरा उल्टे कदमों भागती हुई आ रही थी। अकब का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी थी। हमने किसी भी कमरे में झांकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हमारी अव्वलीन तरजीह वहां से बखैरियत निकलना था। मोड़ के करीब पहुंचते ही हम दीवार से टेक लगा कर रुके और फिर एक साथ सामने हुए। चंद कदमों के फासले पर दो मुसल्ला अफराद खिरामा खिरामा तशरीफ ला रहे थे। दोनों के हथियार कंधे पर लटके थे। मैंने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, हाथ ऊपर। लहजे से ज्यादा मेरे पिस्तौल ने उन्हें डराया था। कदम रोकते हुए दोनों ने हाथ बुलंद कर लिए। हमने बिजली की सी सूरत से दरमियानी फासला तय किया। जिंदगी और मौत का खेल जारी था। ऐसे हालात में मुझे जिस्मानी तकलीफ भूली हुई थी। करीब जाते ही मैंने हुक्म दिया, उल्टा घूमो। मुझे कीनातोज नजरों से घूरते हुए वो मुड़ गए। लौरा की सवालिया नजरें मेरी जानिब उठी। मैंने ऊपर नीचे सर हिलाते हुए पिस्तौल को बैरल से पकड़ा और दस्ता पूरी कुव्वत से सामने वाले के सर में जड़ दिया। लौरा भी पीछे न रही। उसने काफी सख्त वार किया था। मजरूब धड़ाम से पुख्ता फर्श पर गिर पड़े। दोनों ने गले में 9mm कार्बाइन 1A1 लटकाई हुई थी, जिसकी मैगजीन में 34 गोलियों की गुंजाइश होती है। वो इंडिया की इजाद करदा सब मशीन गन थी और कारकर्दगी में पिस्तौल से बेहतर है। हमने अपने पिस्तौल पतलून के अकब में उड़से और कार्बाइन कब्जे में की। उनके फोल्डिंग बर्ट सीधे करके हमने कॉक किया और आगे बढ़ गए। राहदारी का इख्तिताम एक खुले हॉल में हुआ, जिसके कोने में आमने सामने सोफे रख कर ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। वहाँ दो अफराद शीशे के ग्लास थामे पीने में मसरूफ थे। हम पर नजर पड़ते ही वो उछल कर खड़े हो गए। मैंने कार्बाइन की बैरल से भी इशारा कर दिया, हाथ ऊपर। एक आदमी एतमाद से बोला, जवान, अपनी सख्तियों में इजाफा कर रहे हो। अगर सोच रहे हो छुप जाओगे तो ये गलत फहमी दिल से निकाल दो। मुंबई का कोई कोना तुम्हें पनाह नहीं देगा। मैं दबंग लहजे में बोला, तुम्हारा मसला अपनी जान बचाना है, जो तुम हाथ उठाकर ही बचा सकते हो। उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए। आगे बढ़ो। उनकी पीठ से कार्बाइन की नालें जोड़कर हमने दरवाजे की तरफ चलने का इशारा किया। 2 कदम लेते ही लौरा के सामने वाले ने तेजी का मुजाहिरा किया और एकदम मुड़कर हथियार पर हाथ डाल दिया। बैरल पर हाथ डालते हुए उसने थाने का रुख खुद से हटाया, मगर लौरा के जवाबी रद्द-ए-अमल का तोड़ नहीं सोचा था। उसने लौरा को कुछ ज्यादा ही हल्का लिया था। यकीनन वजह उसका लड़की होना था। लौरा ने कार्बाइन खींचने की कोशिश नहीं की थी। जो ही मुखालिफ ने बैरल को पकड़ा, कदम भरते हुए वो करीब हुई और एकदम अपना घुटना उठा दिया। आह की आवाज से वो झुका। उसकी गिरफ्त कार्बाइन की बैरल पर ढीली हो गई थी। लौरा ने कार्बाइन खींचते हुए बट को मजबूती से पकड़ा और बैरल पूरी कुव्वत से उसके सर पर रसीद की। वो लहराते हुए जमीन बोझ हो गया। उसी वक्त 2 अफराद दंदनाते अंदर आए। जाने कैसे उन्हें खतरे का एहसास हुआ था कि दोनों ने हथियार फायरिंग हालत में पकड़े हुए थे। एक दुरुस्त लहजे में चिल्लाया, खबरदार, हाथ ऊपर। उसका फिक्रा बमुश्किल पूरा हुआ था कि मैंने घुटना नीचे करके 2 मरतबा ट्रिगर दबा दिया। इतनी तेजी से चलाई हुई गोलियां राइफलों पर लगी थीं। उनके हाथों से हथियार गिर गए थे। एक के बाजू पर हथियार से उचटकर गोली गहरी खराश डाल गई थी। मैं धाड़ा, हाथ उठाकर जान बचा सकते हो। उन्होंने घबरा कर हाथ ऊपर कर लिए। गोली चलने पर अंदरूनी इमारत से शोरगुल की आवाज बुलंद हुई। न जाने वहां कितने अफराद मौजूद थे। अगर सब इकट्ठे हो जाते तो हमारा बच निकलना नामुमकिन हो जाता। मैंने लम्हे के 20वें हिस्से में फैसला किया और कार्बाइन की बैरल पूरी कुव्वत से अपने कैदी के सर पर रसीद की।
वो तेज कराह के साथ नीचे गिर गया था। इस दौरान लौरा गन ताने दोनों मुहाफिजों के करीब पहुंच गई थी। कार्बाइन सीधी करते हुए मैं लौरा को मुखातिब हुआ, गन्स कब्जे में लो। मेरे चौकस होने का यकीन करते ही लौरा ने दोनों हथियार कब्जे में ले लिए। उनके पास क्लैशनकोफे थी। करीब होते ही मैं धाड़ा, घूम जाओ। हमें तैश भरी नजरों से घूरते हुए उन्होंने रुख तब्दील किया। लौरा और मेरी कार्बाइन एक साथ हरकत में आई। उनके सर की सख्ती का अंदाजा कार्बाइन की फौलादी बैरल से करके हमने आर्जी तौर पर छुटकारा पाया। लौरा ने एक क्लैशनकोफ मेरी जानिब बढ़ा दी थी कि कारकर्दगी के लिहाज से क्लैशनकोफ कार्बाइन से बेहतर है। दोनों क्लैशनकोफों के साथ दोहरी मैगजीनें लगी थीं। दोनों मैगजीनों को उल्टा रख कर दरमियान से शिकंजे में कस देते हैं और फिर एक मैगजीन के खाली होने पर दूसरी मैगजीन लगा ली जाती है। हिफाजती लीवर को सिंगल फायर पर लगाकर मैंने कॉक किया। गन पहले से कॉक हो सकती थी और ऐसा होने की सूरत चैम्बर में पड़ी गोली बाहर निकल जाती, लेकिन हथियार के कॉक होने की तस्दीक करना हर तरबियत याफ्ता का पहला उसूल है। कॉकिंग हैंडल छोड़ते ही चैम्बर से गोली बाहर नहीं निकली थी, जिसका साफ मतलब यही था कि इन सुरमाओं ने अभी तक क्लैशनकोफों को कॉक नहीं किया था। यही हरकत लौरा भी दोहरा चुकी थी। गन्ने कॉक करते हुए हमारे कदम बहरहाल रुके नहीं थे। हॉल से निकलते ही हम तवील बरामदे में पहुंचे। लौरा ने लकड़ी का दरवाजा भेड़ा और कुंडों में 1A1 कार्बाइन की मैगजीन फंसाकर आर्जी रुकावट खड़ी कर दी। मैं दाखिली दरवाजे पर खड़े चौकीदार की तरफ मुतवज्जे था, जिसने हमें देखते ही क्लैशनकोफ सीधी कर ली। जोर से चीखते हुए मैंने लौरा पर छलांग लगाई और उसे साथ लिए ढेर हो गया। तड़तड़ की भयानक आवाज से गोलियां लकड़ी के दरवाजे से टकराई थी। मुझे एक लम्हे की देर हो जाती तो लौरा छलनी हो गई थी। क्लैशनकोफ मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। पुख्ता जमीन से टकराते ही मेरे मुंह से जोरदार कर्रा खारिज हुई। लौरा मुतवहश होकर चिल्लाई, राजा। वो मेरे बाजू में थी। उसे लगा मुझे गोली लगी है। मैंने कहा, ठीक हूँ। उसे गिरफ्त से आजाद करते हुए मैं लुढ़क कर अपनी क्लैशनकोफ के नजदीक हुआ। इस दौरान लौरा 2 मरतबा ट्रिगर दबा चुकी थी। दोनों गोलियां चौकीदार की टांगों में लगी थी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा, लेकिन उसने क्लैशनकोफ को नहीं छोड़ा था। कोहनी के बल लेटते हुए उसने क्लैशनकोफ को सीधा करने की कोशिश की, मगर इससे पहले मेरी गन गोली उगल चुकी थी। गोली लकड़ी के फ्रंट हैंड गार्ड से टकराई और गन उसके हाथ से छूट गई। लौरा के मुंह से बेसाख्ता तहसीन आमेज अंदाज में बरामद हुआ, तुम वाकई SS हो, यानी शार्प शूटर। मेरे कोड नेम SS को उसने खुद साख्ता मानी पहनाए। मैंने कहा, गाड़ी लाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। उसे हिदायत देता हुआ मैं भाग पड़ा। चौकीदार जख्मों की परवाह किए बगैर गन की तरफ रिंग रहा था। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर भी खटपट शुरू हो गई थी। यकीनन लौरा का कुंडों में मैगजीन फंसाना मुफीद रहा था। चौकीदार के क्लैशनकोफ तक पहुंचने से पहले मैं उस तक पहुंच गया था। मेरे पांव की भरपूर ठोकर उसके सर में लगी। माथा पुख्ता फर्श से टकराया और उसे आर्जी तौर पर सारी तकालीफ से छुटकारा मिल गया। उसे पांव से घसीट कर मैंने दरवाजे के सामने से हटाया और कुंडा खोलकर दरवाजे के पट खोल दिए। अंदरूनी इमारत का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। वो दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसा होने पर हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाना था। उन्हें दरवाजे से दूर रखना निहायत जरूरी था। क्लैशनकोफ सीधी करके मैंने दरवाजे के निचले हिस्से पर शिस्त साधी ताकि गोली किसी की मौत का सबब न बने। लकड़ी का 1-2 इंच मोटा दरवाजा गोली को नहीं रोक सकता। पहले भी वजाहत कर चुके हैं कि 2-3 इंच मोटी लकड़ी क्लैशनकोफ वगैरह की गोली को नहीं रोक सकती। 3-4 गोलियां जाया होते ही दरवाजे का धड़धड़ाना रुक गया। उसी वक्त नए मॉडल की डबल कैबिन दरवाजे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। ड्राइविंग सीट पर लौरा बैठी थी। मैं नहीं चाहता था कि लौरा सहन में गाड़ी रोके, इसलिए फौरन गली में निकल गया। किसी भी जानिब से गोली चलकर हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। हम न सिर्फ इमारत के हुदूद दरबे से अनजान थे, बल्कि वहां मौजूद आदमियों की तादाद से भी नावाकिफ थे। वो पौश इलाका था। गली काफी कुशादा और साफ सुथरी थी। बाहर आते ही उसने एक लम्हे के लिए ब्रेक दबाई और मैं सुरत से अगली नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। लौरा ने इग्निशन की तारें तोड़कर गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी आगे बढ़ाते ही उसने तस्दीक चाही, ये समत ठीक है। मैंने कहा, मुंबई मेरे लिए भी उतना ही अनजान है जितना तुम्हारे लिए। मैंने खिड़की का शीशा नीचे करके पीछे झांकते हुए पूछा, वहां और गाड़ियां नहीं थी? बोली, खड़ी थी। गली का मोड़ तेजी से काटकर उसने निस्बतन खुली गली में रफ्तार बढ़ा दी। मैं बरहम हुआ। उनके टायरों को पंक्चर न करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। वो नादिम हुई, माजरत, ख्याल नहीं रहा। मैं तंजिया लहजे में बोला, बेख्यालियां ज्यादा अरसा रास नहीं आया करती। मेरा तंज करना उसे बुरा लगा। बोली, माजरत कर तो दी है। मैंने कहा, माजरत करना खता का एतराफ है और जरूरी नहीं कि गलती के इकरार पर माफी मिल जाया करे। वो बरहम हुई, मैं तुम्हारे अंडर कमांड नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी गलती से वो हमारा ताक़ुब भी कर सकते हैं।
वो बैक मिरर पर निगाह दौड़ाते हुए फीकी मुस्कुराहट से बोली, कर रहे हैं। मैंने फौरन मुड़कर देखा। 2 सफेद कारें नजर आ रही थीं। दोनों कुशादा गली में मुड़ चुकी थीं। डबल कैबिन और कारों के बीच 2-3 कारें और चंद रक्शे भी थे। मैंने तशवीश जाहिर की, इनकी रफ्तार हमसे तेज है। वो बोली, देखते जाओ। होंठ भींचते हुए उसने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। डबल कैबिन झटका खाकर तेज हुई। उसके स्टीयरिंग व्हील पर रखे हाथ मुसलसल घूम रहे थे। 2 रिक्शों को महारत से ओवरटेक करके तीसरे के अकबी हिस्से से कार का बम्पर टकराया। रक्षा डगमगाते हुए रेडी में जा लगा। न जाने कितनी चीखें, मुगल्लजात और दुरुस्ती भरी आवाजें उभरी। गली के इख्तिताम पर बड़ी सड़क थी। लौरा दाएं मुड़ी के ट्रैफिक का बहाव उसी जानिब था। वो महारत से गाड़ियों के दरमियानी खला से गाड़ी आगे बढ़ाई गई। यकीनन इस महारत से मैं गाड़ी न चला सकता। मैं लीवर से सीट पीछे झुकाकर अकबी नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। अकबी शीशे में एक मुरब्बा फुट की खिड़की बनी थी। उमूमन डबल कैबिन गाड़ियों में ऐसी खिड़की टेल बोर्ड में बैठे अफराद से राब्ते का काम देती है, मगर उस वक्त मुझे क्लैशनकोफ की बैरल बाहर निकालने का रास्ता मिल गया था। बसूरत दीगर फायर करने को मुझे अकबी शीशा तोड़ना पड़ता। अलबत्ता चलती गाड़ी से मुतहर्रक हदफ को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार तरीन जरूर था। गोली इत्तेफाक से तो हदफ को टकरा सकती है, यकीनी तौर पर हदफ निशाना नहीं बन सकता। जिन लोगों ने कभी फायर न किया हो और हथियारों के बारे में ज्यादा मालूमात न रखते हो, शायद उन्हें समझ आ जाए, वरना फौजी हजरात की समझ में मेरी बात आ गई होगी। वजह यह होती है कि गाड़ी की हरकत की वजह से हथियार को हदफ पर मरकूज नहीं किया जा सकता, और जब हदफ और फायरर दोनों मुतहर्रिक हों तो ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। ताकुब करने वाली कारें फासला समेटने की तगोदौ में थीं, क्योंकि फासला बढ़ने की सूरत हम उनकी नजर से ओझल हो सकते थे। डबल कैबिन दूर ही से पहचानी जा सकती है। गाड़ी का मॉडल भी उनके लिए आसानी पैदा कर रहा था। चंद कारों को महारत से ओवरटेक करते हुए लौरा ने फासला बढ़ाया। मुझे लगा उन्हें हम जुल देने में कामयाब हो जाएंगे। उसी वक्त लौरा की घबराई हुई आवाज उभरी, मारे गए। मैं सामने मुतवज्जे हुआ। पुलिस नाका लगा था। मैं पुलिस की चाबुक दस्ती और तेजी पर हैरान रह गया। इतनी जल्दी तो फिल्मों में भी मुजरिमों को नहीं घेरा जाता जितनी जल्दी उन्होंने हमें पकड़ा था। रश न होने की वजह से गाड़ियों की कतार नहीं बनी थी। लौरा मुस्तफसिर हुई, क्या करें। मैंने बगौर पुलिस सिपाहियों का जायजा लिया। उनका लाउबाली अंदाज और बेपरवाही से गाड़ियों की तलाशी लेना जाहिर कर रहा था कि मेरा अंदेशा गलत था। वो मामूल का नाका था। बिलाशुबा इंडियन पुलिस उतनी तेज नहीं थी कि इतनी जल्दी हमें घेर सकती। मैंने लौरा से कहा, चलती रहो। उसे हिदायत देकर मैंने मुड़कर देखा। हमारे पीछे 3-4 गाड़ियां, उसके बाद दुश्मन थे। लौरा ने कार रोकी। आगे वाली कार को हाथ से जाने का इशारा करके सिपाही ने लौरा को नजर भर कर देखा। मैंने दोनों क्लैशनकोफें पांव में डाल दी। लौरा बेचैनी जाहिर करते हुए अंग्रेजी में बड़बड़ाई। सिपाही जो दिलचस्पी से उसके चेहरे को घूर रहा था गड़बड़ा गया। फौरन पीछे होकर बोला, जाइए मैडम। लौरा ने कार आगे बढ़ाई। बैरियर हट चुका था। मेरी समातों में किसी के चीखने की आवाज पड़ी। मुड़कर देखा तो साथ ही पहुंच गए थे और कारों का रास्ता न होने की वजह से बाहर निकल कर दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही वो पुलिस वालों को हमें रोकने की हिदायत कर रहे थे। मैं चीखा, तेज चलो। लौरा मेरी हिदायत से पहले ही एक्सेलरेटर दबा चुकी थी। उसी वक्त बैरियर नीचे को झुका, मगर आखिरी लम्हात में वो आगे बढ़ गई। मैं अकबी जानिब मुतवज्जे हुआ। बैरियर नीचे हो गया था। गालिबन वो पुलिस वालों को अपनी पहचान करवा रहे थे। इस दौरान हम फरलांग भर आगे आ गए थे। तभी नाके से 3 गाड़ियां आती दिखाई दी। इनमें 2 गाड़ियां तो हमारे दुश्मनों की थीं और तीसरी पुलिस की जीप थी। मैंने लौरा से कहा, लिंक रोड को नजर में रखना। मेरी हिदायत पर उसने सर हिलाने पर इक्तफा किया। किलोमीटर भर आगे ही चौंकाया। लौरा दाएं मुड़ गई। वो सड़क मज़ाफात को जा रही थी। तभी रश निस्बतन कम था। लौरा ने होंठ भींचते हुए रफ्तार बढ़ा दी, मगर दुश्मन भी तेज रफ्तारी से ताकुब कर रहे थे। मैंने अकबी शीशा खोलकर क्लैशनकोफ की बैरल खिड़की पर टिका दी, लेकिन मुझे गोली जाया करने का शौक नहीं था, और ये भी खतरा था कि गोली गलती से किसी बेगुनाह को भी लग सकती थी। लौरा ने मुझे मशवरा दिया, बेशक ना लगे मगर गोली चलाना मुफीद रहेगा। उसे बैक मिरर में मेरी कार्रवाई नजर आ गई थी। दुश्मन ने शायद उसके अल्फाज सुन लिए थे, तभी तड़तड़ाहट की आवाज से फजा गूंज उठी। उन्होंने 2-3 लंबे छट्टे फायर किए थे, मगर हम महफूज रहे। लौरा का झल्लाया हुआ इस्तफसार गूंजा, राजा फायर क्यों नहीं कर रहे? मैं इत्मीनान से बोला, गोली जाया नहीं करना चाहता। वो बेजारी से बोली, गोलियों की बजाय जान बचाओ। मैंने कहा, गोली चलाने से जान नहीं बचा करती मैडम, गोली हदफ पर मारने से जान छूटती है, और ऐसी हालत में एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल ही से कारामद फायर किया जा सकता है। ये बख्तर शिकन मिसाइल होता है जो फायर होने के बाद भी फायरर के काबू में होता है, और वो जिधर चाहे मिसाइल को मोड़ सकता है। लौरा बोली, निक ऐसे ही फायर किया करता था।
کہ لگتا تھا کہ گولی فائر ہونے کے بعد بھی اس کے قابو میں ہے۔ میں بولا تو میں نے کب نک سے اچھا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے مرے ہوئے دشمن کے خلاف بولنا بہتر نہیں لگا تھا، اور یہ تو تعریف کرنے والی بھی جانتی تھی کہ اس کی بات میں کہاں تک سچائی تھی۔ دشمنوں کی جانب سے تسلسل سے فائر کیا جا رہا تھا، مگر درمیانی فاصلہ، متحرک ہدف اور چلتی گاڑی سے ہمیں نشانہ بنانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ کسی بھولی بسری گولی کا ہدف تک پہنچ جانا اچنبھے کا باعث نہیں تھا۔ ایک لمبا برسٹ فائر ہوا تھا، کمبخت نے پوری میگزین ہی فائر کر دی۔ 2-3 گولیوں نے ڈبل کیبن کی چھت بجائی۔ لورا نے رفتار بڑھا دی۔ کشادہ سڑک پر گاڑی یوں فراٹے بھر رہی تھی جیسے رن وے پر جہاز دوڑتا ہے۔ وہ گاڑیوں کے درمیانی خلا سے مہارت سے ڈبل کیبن آگے نکالے جا رہی تھی۔ ہاتھ سٹیئرنگ کی چرخی کو مدھانی کی طرح گھما رہے تھے۔ 3-4 اشارے اس نے بلا جھجک توڑے تھے۔ اگر شہر کی اندرونی سڑک ہوتی تو یقیناً اشارہ توڑنا بھی ممکن نہ رہتا، مگر یہ کشادہ سڑک شہر سے باہر جا رہی تھی، تبھی سرخ اشارے پر گاڑیوں کا اتنا رش نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی آگے نہ نکالی جا سکتی۔ البتہ یہ لاقانونیت چند پولیس والوں کو متوجہ کرنے کا باعث بنی تھی۔ تبھی 2 موٹر سائیکل سوار تیزی سے ہمارے قریب پہنچ رہے تھے۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے دائیں طرف سے ہو کر آگے گزرنا چاہا۔ لورا کی نظر بیک وقت عقبی شیشے اور سامنے تھی۔ جو ہی موٹر سائیکل کا اگلا پہیا ڈبل کیبن کے عقبی حصے کے قریب پہنچا، اچانک ہی لورا نے اسٹیئرنگ کو مہارت سے موڑتے ہوئے ایک دم بریک کھینچی۔ پہیوں کی چرچراہٹ ابھری۔ موٹر سائیکل کا اگلا پہیا گاڑی سے ٹکرایا۔ موٹر سائیکل پھسلی اور سوار سڑک پر جا گرا۔ لورا نے فوراً ہی بریک سے پاؤں ہٹا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ دوسرا سوار بائیں جانب سے آگے نکلنے کی تگ و دو میں تھا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے کلاشنکوف کی بیرل باہر نکالی۔ ایک دم موٹر سائیکل سوار نے رفتار کم کر کے جان بچانے کا سوچا۔ اب دشمنوں اور ہمارے بیچ درجن بھر کاریں موجود تھیں، تبھی وہ فائر نہیں کر پا رہے تھے۔ مسلسل آدھ پون گھنٹے ہم آگے پیچھے حرکت میں رہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ پیچھا چھوڑنے پر آمادہ ہوں گے۔ سڑک شہر سے باہر جا رہی تھی اور مجھے خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے ہمارا واسطہ پولیس ناکے یا چیک پوسٹ سے پڑ سکتا ہے۔ یوں مسلسل ایک سڑک پر سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ ان کے پاس ملاپ کے ذرائع موجود تھے، اور اگلی چوکیوں کو باخبر نہ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہوتی۔ یقیناً دشمن ایسی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید لورا نے میری سوچ پڑھ لی تھی کہ اچانک رفتار میں کمی ہوئی۔ میں نے سامنے دیکھا، ایک بغلی سڑک دائیں جانب نکل رہی تھی۔ ایکسلریٹر پر دباؤ ہلکا کرتے ہوئے لورا نے ایک دم موڑ کاٹا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا گاڑی الٹ جائے گی، مگر لورا نے مہارت سے موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کو سنبھال لیا تھا۔ سیدھا ہوتے ہی لورا نے دوبارہ رفتار بڑھا دی۔ بغلی سڑک کمان کی طرح خمدار تھی اور تسلسل سے دائیں اور ہلکا سا پیچھے گھوم رہی تھی۔ موڑ سے 200-300 قدم آتے ہی میں چلایا، بریک لگاؤ۔ لورا نے گھبراتے ہوئے ایکسلریٹر سے پاؤں ہٹا کر بریک دبا دی۔ کیا ہوا؟ ٹائر زوردار آواز میں چیخے۔ میں جھٹکے سے اگلی نشست سے پیچھے ٹکرایا اور پھر سنبھل کر جلدی سے باہر نکلا۔ تعاقب کرنے والے موڑ کاٹ چکے تھے اور تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ گھٹنا زمین پر ٹیک کر میں نے شست لی۔ متحرک ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے ہمیشہ لیڈ لی جاتی ہے، جو ہدف کی رفتار کو مد نظر رکھ کر لی جاتی ہے، کیونکہ براہ راست ہدف پر شست لی جائے تو جب تک گولی ہدف تک پہنچتی ہے ہدف آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ لیکن کاروں کا رخ ہماری ہی جانب تھا، اس لیے مجھے لیڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ شست سادھنے میں مجھے 1-2 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ ٹریگر دباتے ہی گولی کی آواز کے بعد ٹائر پھٹنے کا زوردار دھماکہ ہوا۔ تیز رفتار کار ڈرائیور سے نہیں سنبھلی تھی، البتہ اس نے کار کو الٹنے سے بچا لیا تھا۔ کار سڑک سے اتر کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس دوران میں عقبی کار پر شست ساتھ چکا تھا، جو کافی قریب آ چکی تھی۔ اگلی گولی نے اس کا ٹائر پھاڑا۔ یہ ڈرائیور زیادہ ماہر نہیں تھا، تبھی کار لڑکتے ہوئے سڑک سے دور جا گری تھی۔ سب سے آخر میں پولیس کی جیپ تھی، انہوں نے شاید خطرہ بھانپ لیا تھا، تبھی دور ہی رک گئے تھے۔ میرے پاس آنکھ مچولی کھیلنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کے رکنے کے باوجود میں نے جیپ کے اگلے دونوں ٹائروں پر ایک ایک گولی جھونک دی۔ کان پھاڑ دینے والے دھماکے ہوئے۔ میں مڑ کر دوڑ پڑا۔ دشمن کی جانب سے ایک برسٹ فائر ہوا۔ گولیاں شاں شاں کی آواز سے میرے سر کے اوپر سے گزریں۔ 2-3 گولیاں ڈبل کیبن کی باڈی میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں نے اگلی سیٹ پر نشست سنبھالی۔ لورا تیار بیٹھی تھی۔ بریک سے پاؤں ہٹاتے ہی اس نے ایکسلریٹر دبا دیا۔ گاڑی تیز جھٹکا کھا کر آگے بڑھی۔ میں بمشکل سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچا سکا۔ ڈبل کیبن کمان سے چھوٹتے تیر کی طرح اڑنے لگی۔ مجھے لگا ہم خطرے کی حدود سے نکل آئے ہیں، مگر اسی وقت موڑ کی جانب سے پولیس گاڑیوں کے مخصوص بلکہ منحوس سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، یہ کاریں عام گاڑیوں سے تیز رفتار ہوتی ہیں، زیادہ دور نہیں جا سکیں گی۔ لورا نے پوچھا، بھاگنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟
तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे? मैंने संजीदा लहजे में शरारत उगली। तकलीफ क्या चीज है? लोग जान बचाने के लिए दुश्मन का साथ बर्दाश्त कर लेते हैं। वो सच में संजीदा हो गई? तंज कर रहे हो? मैं इत्मीनान से बोला हाँ। वो खिलखिलाई, राजा तुम्हें इस हालत में भी मजाक सूझ रहा है? मैंने कहा, डर इंसान को खोखला कर देता है, ना तो कुछ सोचने के काबिल छोड़ता है और ना कुछ करने की हिम्मत देता है। सियाने कहते हैं जो डर गया वो मर गया। मौत का फैसला तो किसी और के हाथ में है, डरने से तो बचा जा सकता है। वो मुस्कुराई, मरने से बचने की भी कोशिश की जा सकती है, और एकदम कार कच्चे में उतार दी। कार हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। छोटे से मैदान के बाद तामीराती इलाका था। लॉरा ने गाड़ी एक इमारत के बगल में मोड़ कर रोकी, यूं कि अब सड़क से गुजरने वाले हमें नहीं देख सकते थे। चंद लम्हों के बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आगे गुजर गई थीं।